हम एक रेगुलर बेसिस पर पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि हमें क्या पढ़ना। एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, वह रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसको आज हम लोग देखेंगे डिटेल से। समझ गए? ठीक है, बिना किसी देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माय डियर आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, तो माय डियर यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम क्या है। मतलब जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था ना, उसी को संशोधन किया गया, रिवाइज करके फिर से नया जो है लॉन्च किया, तो इसीलिए इसका नाम रिवाइज रखा गया। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो 1962 में प्रारंभ किया गया था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, यह 1962 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में कुछ कमियां थी, मतलब ये जो सिर्फ नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम था टीबी का, इसमें कुछ कमियां थी। जैसे कार्यक्रम को उचित प्रबंध का, मैनेजमेंट का अभाव था, पर्याप्त फंडिंग की कमी थी, दवाइयों की अपर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाता था। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए रिवाइज नेशनल ट्यूबर कंट्रोल प्रोग्राम को लाया गया। समझ गए? तो क्या क्या चीज़ की कमी थी? जैसे कार्यक्रम को उचित प्रबंध करने का, मैनेज करने का अभाव था, पर्याप्त फंडिंग नहीं हो पाता था, बिना फंडिंग के कोई भी कार्यक्रम अधूरा रहता है। समझ गए? दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाता था। तो इन सब तमाम कमियां था नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम में। इन कमियों को दूर करने हेतु भारत सरकार ने क्षय रोग की रोकथाम की अपनी रणनीति में परिवर्तन किया तथा 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। और यह जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट कब से चालू हुआ? 1997 से डॉट्स के साथ में चलना शुरू हो गया। समझ गए? लेकिन भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कब कर दिया? 1993 में ही कर दिया, आरएनटीसीपी के नाम से, जिसको आगे चलकर 1997 में फर्स्ट फेज से जो है आपके यह डॉट्स के साथ में शुरू किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम का क्या मुख्य रूप से उद्देश्य था? तो उद्देश्य जब यह टीबी के लिए किया गया तो टीबी से ही रिलेटेड इसका उद्देश्य भी होगा। अच्छी गुणवत्ता वाले स्पुटम माइक्रोस्कोपी परीक्षण यानी स्पुटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन द्वारा क्षय रोग के कम से कम 70% मामलों को पता लगाना। अब ये जो आरएनटीसीपी आया, इसका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का जो परीक्षण माइक्रोस्कोप है वो दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 70% मामला जो है इसी माइक्रोस्कोप से ही पता कर लिया जाए। क्योंकि ये जो टीबी होता है ना, यह स्पुटम से कभी कभी नहीं पता चलता है, कभी एक्सरे जो है एक्सरे कराने से पता चलेगा, कभी जो है आपको सीटी स्कैन कराने से पता चलता है, कभी जो है बलगम के जांच से ही पता चल जाता है। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो स्पुटम का जांच हो, वह स्पुटम के जांच में ही 70% मामलों में पता कर लिया जाए, ऐसे क्वालिटी के जो है स्कोप देना है। ठीक है, लघुकालीन कीमोथेरेपी, शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी द्वारा क्षय रोग के संक्रमित मामलों की कम से कम 85% रोग मुक्ति दर प्राप्त करना। अब आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म का कीमोथेरेपी देकर क्षय रोगों के मामलों में 85% मामलों में जो है रोगों को मुक्ति दिलाना इसका लक्ष्य था, कि भाई कम से कम 85% हम लोग कंट्रोल जो है शॉर्ट टर्म के कीमोथेरेपी दे के कर ले। समझ गए ना, इसका ये लक्ष्य था। इस कार्यक्रम का यह भी लक्ष्य था कि सूचना, शिक्षा और कम्युनिकेशन सेवाओं का और ज़्यादा विस्तार किया जाए टीबी के क्षेत्र में। समझ गए ना, सूचना हो, शिक्षा हो, संप्रेषण हो, इन सेवाओं को भी जो है एक्सटेंड किया जाए, विस्तार किया जाए। समझ गए? आगे है क्षय रोग के बेहतर तरीके से निदान एवं उपचार को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। अब इसमें एक और चीज़ें, अब चूंकि यह जब एक्सटेंड ही हो रहा था, जब यह रिवाइज ही हो रहा था, तो रिवाइज हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे इसके जो है बेहतर तरीके से निदान हो और इसका उपचार हो, इसके लिए रिसर्च कार्यों को बढ़ावा दिया गया इसमें। ठीक है, तो इन सब कुल कार्य है, जैसे सूचना, शिक्षा, संप्रेषण को, सेवा को विस्तार करना, बेहतर निदान हो, बेहतर उपचार हो, इसको लिए अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना, शॉर्ट टर्म का कीमोथेरेपी द्वारा लगभग 85% रोग के मुक्ति को दर प्राप्त करना, और अच्छी क्वालिटी के जो है स्पुटम माइक्रोस्कोपी द्वारा जांच करके लगभग 70% केस में इसी स्पुटम माइक्रोस्कोपी से ही पता कर लिया जाए। ये सब चीज़ों का जो है उद्देश्य था इस कार्यक्रम में। ठीक है ना, और इसके क्या है आगे चलिए बताते हैं। अब आपको पता है कि इसमें हम जो है निदान कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करते हैं टीबी वाले पेशेंट का, तो चलिए देख लीजिए।
माय डियर, 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि तक खांसी रहने पर स्पुटम स्मीयर का परीक्षण करवाना। इसका उद्देश्य ये भी था, निदान कैसे करना है, तो निदान करने में इसका एक उद्देश्य ये भी था कि 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि तक अगर खांसी किसी मरीज को रहता है तो उसको स्पुटम स्मीयर का टेस्ट करवाना चाहिए। समझ गए। यदि एक या दोनों पॉजिटिव परीक्षण हो, समझ गए, यदि एक या दोनों, 2 बार जो है टेस्ट होता है, एक स्पुटम और स्मीयर का। समझ गए। अगर दोनों परीक्षण अगर पॉजिटिव हो या फिर एक भी अगर पॉजिटिव हो तो स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव टीबी है। समझ गए। तो टीबी पॉजिटिव है तो टीबी माना जाता है। डॉस थेरेपी प्रारंभ करना चाहिए। जैसे ही पॉजिटिव आए, चाहे एक स्मीयर चाहे दूसरा भी, तो जो है डॉस थेरेपी प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद है, यदि दोनों परीक्षण निगेटिव आए, मान गए दोनों परीक्षण स्पुटम और स्मीयर दोनों अगर निगेटिव आए टेस्ट में, तो खांसी का उपचार हेतु 2 सप्ताह के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, कफ सिरप वगैरह देते हैं, नॉर्मल मानते हैं। समझ गए। यदि दोनों परीक्षण निगेटिव आए तो चेस्ट का एक्सरे कराना चाहिए, तब हो सकता है लंग्स में आपके कोई और इन्फेक्शन हो। समझ गए ना, टीबी ना हो तो। यदि एक्सरे पॉजिटिव आए तो टीबी का उपचार प्रारंभ करें, यदि निगेटिव आए तो टीबी नहीं है। अब किसी मामले में होता यह है कि मान गए स्पुटम से पता नहीं चला, दोनों स्पुटम जो है निगेटिव बता दिया, ठीक है, स्पुटम स्मीयर दोनों निगेटिव बता दिया। अब इस कंडीशन में होता यह है कि हम उसका देखते हैं कि 2 सप्ताह से अधिक फीवर है, ब्लड भी आता है बलगम में, तो इस हिसाब से हम उससे एक्सरे करवाते हैं। और अगर एक्सरे में ये चीज़ें फाइंड कर लिया गया कि टीबी है तो मानते हैं कि हाँ पॉजिटिव है, फिर जो है इसका उपचार प्रारंभ करना चाहिए डॉस थेरेपी के साथ। और यदि निगेटिव आए तो टीबी नहीं है, फिर नॉर्मल मानकर खांसी का जो है उसका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें आपका जो है कब जो है निदान हम कैसे करेंगे कि टीबी है या नहीं है, तो ये चीज़ें समझना है। अगर एक या दोनों अगर पॉजिटिव आ जाए, चाहे स्पुटम या स्मीयर के टेस्ट में से कोई भी अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम टीबी मानते हैं। समझ गए। अगर दोनों निगेटिव आ जाए तो टीबी नहीं है। समझ गए, निगेटिव है। अगर फिर भी ऐसा प्रॉब्लम लगे खांसी का तो एक्सरे करवाना चाहिए, और एक्सरे में अगर फाइंड हो जाए कि हाँ टीबी है तो उपचार प्रारंभ करना चाहिए। समझ गए। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। ओके। अब आता है डॉस थेरेपी। चूँकि आरएनटीसीपी में डॉस थेरेपी शुरू कर दिया गया था। क्षय रोग के प्रभावी उपचार हेतु देश में 1993 में जो है आरएनटीसीपी जो है आरएनटीसीपी क्या शुरुआत किया गया, जो डॉट्स के साथ में 1997 में आया। आरएनटीसीपी तो आ गया था 1993 में ही, बट डॉट्स के साथ में 1993 में जो है इसका जो है उपचार शुरू कर दिया गया था। समझ गए। अब डॉट्स थेरेपी इसका पूरा नाम होता है, डॉट्स का डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। समझ गए, सी ऐसे ही लिखाता है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। डायरेक्ट ऑब्जर्व का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष अवलोकन में, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन में दवाइयाँ दिया जाता है, मतलब सामने दवाई खिलवाया जाता है मरीज को। समझ गए, जब डॉट थेरेपी चलता है तो आपके सामने है। क्षय रोगियों के प्रभावी उपचार हेतु इस थेरेपी के अंतर्गत सभी दवाइयाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दी जाती है। वही चीज़ें हैं, अगर किसी को डॉस थेरेपी चलता है ना, तो डॉस थेरेपी में होता यह है कि जो भी दवाइयाँ चलता है वह जो है मरीज को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने जो है दी जाती है। समझ गए। इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कहते हैं। अर्थात क्षय रोग दवाई लेने के लिए अस्पताल के स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है और वहाँ मौजूद जो स्टाफ होते हैं उनके मौजूदगी में दवाई जो है उनको खिलाया जाता है, निगलवाया जाता है। यही जो है डॉट्स होता है। समझ गए। अब है डॉट्स थेरेपी दो दो तरह के होता है। समझ गए। डॉट्स थेरेपी 2 तरह से दिया जाता है, एक इंटेंसिव फेज होता है, एक कंटिन्यूअस फेज होता है। समझ गए। एक इंटेंसिव फेज और एक कंटिन्यूअसन फेज। अब इंटेंसिव फेज क्या है, कंटिन्यूअसन फेज क्या है, देखिए। डॉट्स की इंटेंसिव फेज के अंतर्गत क्षय रोगी सभी दवाइयाँ अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद स्टाफ की उपस्थिति में निगलता है। ये दवाइयाँ एक दिन छोड़कर एक दिन दी जाती है, अर्थात क्षय रोगी सप्ताह में 3 दिन अस्पताल जाकर स्टाफ की मौजूदगी में दवाइयाँ लेता है।
इंटेंसिव फेज के मतलब होता है कि सप्ताह में अल्टरनेट जैसे एक दिन गया फिर एक दिन छोड़ा, फिर एक दिन गया फिर एक दिन छोड़ा, फिर एक दिन गया, और इस तरीक़ा से कुल सप्ताह में 3 दिन, चूँकि 6 दिन ही खुलता है, 3 दिन जाता है, और 3 दिन जाता है तो वह दवाई वहाँ पे जो स्टाफ है उसके मौजूदगी में दवाई लेता है, निगलता है, और इसीलिए इसे इंटेंसिव फेज कहा जाता है। एक दिन छोड़कर एक दिन जाता है अस्पताल में और दवाई वहीं पर लेता है, ठीक है। अब होता है कंटिन्यूएशन फेज। कंटिन्यूएशन फेज के अंतर्गत होता है कि 6 रोगी को सप्ताह के प्रथम 3 दिन खुराकें युक्त पैक सौंप दी जाती है। इनमें जिनमें से प्रथम खुराक तो वह स्टाफ की मौजूदगी में अस्पताल में ही ले लेता है तथा शेष 2 खुराकों को अपने साथ घर ले जाता है, जिन्हें बताई गई समय सारणी के अनुसार एक दिन छोड़कर एक दिन जो है लेना होता है। 3 खुराक लेने के पश्चात जो है खाली पैक को अगले सप्ताह के प्रथम दिन वह रोगी अस्पताल ले जाता है, जहां उस खाली पैक को जमा कराकर नया भरा हुआ पैक प्राप्त कर लेता है। प्रथम खुराक अस्पताल में ली जाती है तथा शेष खुराक 2 घर के रोगी पर घर जो है रोगी ले जाता है। अब एक कंटिन्यूएशन फेज कहने का मतलब है कि इंटेंसिव फेज में तो रोगी अस्पताल एक दिन छोड़कर एक दिन जाएगा, सप्ताह में कुल 3 दिन जाएगा, और जो भी दवाइयाँ होगा डेली मिलेगा वहाँ पे, और वह जो है वहाँ पे लेगा स्टाफ की मौजूदगी में, तो वह हो जाएगा इंटेंसिव फेज। लेकिन कंटिन्यूएशन फेज में होता यह है कि मरीज जो है सप्ताह के प्रथम दिन जैसे मंडे है, मंडे को मरीज गया, समझ गए, स्वास्थ्य केंद्र पर गया, स्वास्थ्य केंद्र पर चूँकि मिलना है उसे दवाई कितना मिलना है, एक ही सप्ताह का दवाई मिलना है। वह क्या होगा कि मंडे को गया, प्रथम दिन गया, प्रथम दिन जाने के बाद जो उसको प्रथम, चूँकि सप्ताह में 3 दिन ही खुराक उसको मिलना है, तो पहला दिन जो अस्पताल में जाएगा तो वह पहला दिन खुराक उसको अस्पताल में ही पहला दिन का उसे लेना पड़ता है मौजूदगी में स्टाफ के, ठीक है। बाकी जो 2 दिन का जो होता है पैक, वह पैक जो है दे दिया जाता है और मरीज को बता दिया जाता है कि किस टाइम कैसे लेना है, ठीक है, और मरीज वापस अपने घर आ जाता है। अब मरीज घर आ जाता है लेकर, अब एक तो पैक किया हुआ दवाई वो वहीं पर ले लिया है, ठीक है, और 2 पैक किया हुआ 2 डोज उसे मिल जाता है, जिसमें उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे स्टाफ बता देता है कि कब कैसे लेना है, और बाकी के जो 2 दिन है वह अपने घर पर ही उसे ले लेगा। और इतना ही नहीं, वह खाली पैक रखना भी पड़ता है। जब वह अस्पताल में फिर से सप्ताह के शुरू दिन जाएगा तो वह 3 जो पैक मिला था उसे खाली, वह दवाई खाने के बाद जो खाली पैक है वो जमा करेगा, तो पूर्ण उसे भर्ती पैक 3 मिल जाता है, जिसमें से एक उसको सामने लेना पड़ता है और बाकी के 2 उसे घर ले आना पड़ता है। तो यही जो है आपका क्या होता है, कंटिन्यूएशन फेज होता है, समझ गए। चलिए अब आता है डॉट्स प्लस। अब वो तो हो गया डॉट्स, यहाँ पे है डॉट्स प्लस। डॉट्स प्लस थेरेपी का उपयोग बहु औषधि प्रतिरोध क्षय रोग, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एमडीआर टीबी के उपचार हेतु किया जाता है। माय डियर, डॉट्स प्लस थेरेपी का उपयोग बहु औषधि प्रतिरोध क्षय के उपचार हेतु किया जाता है, मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के रूप में किया जाता है टीबी के लिए, समझ गए। डॉट्स थेरेपी का डॉट प्लस थेरेपी प्रदान करने के लिए तृतीयक स्तर के देखभाल केंद्र जैसे मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों पर डॉट्स प्लस स्थलों की स्थापना की गई है। अब डॉट्स जो है, डॉट्स सीधा जो है वो तो आपके पीएच से पर भी उसका दवाई मिल जाता है, लेकिन डॉट्स प्लस जो है वह आपके तृतीयक स्तर के देखभाल में जो भी केंद्र सब आता है स्वास्थ्य का, वहाँ पे जो है आपके डॉट्स प्लस केंद्र की स्थापना किया गया, वहाँ पे जो है यह आपके मिलता है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक डॉट प्लस केंद्र की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति भी की गई है। अब जो डॉट्स प्लस केंद्र है यह बनाया गया है, और यह जो है यहाँ पे प्रशिक्षित ट्रेनिंग जो है स्टाफ सबको रखा जाता है, समझ गए। डॉट्स प्लस थेरेपी के अंतर्गत इंटेंसिव फेज की अवधि 6 महीने की होती है, जिसे आवश्यकता अनुसार 9 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, डॉट्स प्लस, ओके।
इंटेंसिव फेज के दौरान उपयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ। अब आपको ध्यान में रखना है कि इंटेंसिव फेज की अवधि 6 महीने की होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे 9 महीने तक बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो चलिए इंटेंसिव फेज में कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। चूँकि यह मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी उपचार करता है, इसमें बहुत जो है दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो इंटेंसिव फेज में जो दवाइयाँ होता है वह होता है केनामाइसिन, समझ गए? केनामाइसिन होता है, ओफ्लॉक्सासिन होता है, एथिनामाइड होता है और साइक्लोसेराइन होता है। ठीक है, साइक्लोसेरिन होता है, याद रखिएगा, समझ गए? और पैराजीनामाइड होता है, पैराजीना इथाम्बुटोल होता है। यहाँ पे इंग्लिश गड़बड़ लिखा गया इसका, ठीक है ना? आपको इंटेंसिव फेज में जो दवाइयाँ हैं आपके सामने में है, केनामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, इथेनामाइड, साइक्लोएसेरिन और पैराजीनामाइड और इथाम्बुटोल। यह दवाइयाँ इंटेंसिव फेज का है डॉट प्लस में, ओके। जबकि कंटिन्यूअस फेज की अवधि 18 माह होती है, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग निम्न दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, कौन कौन से दवाइयाँ देते हैं आपके सामने में है, ओफ्लॉक्सासिन, एथिनामाइड, साइक्लोसेरिन और इथाम्बुटोल। ऊपर के ही दवाइयाँ को यहाँ भी जो है हम लोग देते हैं। इस प्रकार डॉट्स प्लस थेरेपी की कुल अवधि 24 से 27 माह की होती है। अगर 6 माह इंटेंसिव फेज है तो 18 माह कंटिन्यूअस होगा, कुल हो जाएगा 24। अगर 6 महीने को 9 महीने तक बढ़ा दिया गया तो हो जाएगा 27, यानी 24 से 27 माह की डॉट्स प्लस की कुल अवधि 24 से 27 माह की होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, समझ गए? तो ये चीज़ हो गया। और नॉर्मली जो शॉर्ट कोर्स होता है ना, शॉर्ट कोर्स जो होता है डॉट्स का, शॉर्ट कोर्स जो होता है डॉट्स वाला, लगभग वो 6 से 9 महीने तक चलता है, समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आपको इस दवाई में याद रखना है, इंटेंसिव फेज में जो दवाइयाँ हैं वह है केनामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, एथिनेमाइड, साइक्लोसेरिन, पैराजीनामाइड, इथाम्बुटोल। और यहाँ पे कंटिन्यूअस फेज में जो 18 माह तक लगातार चलेगा वह है ओफ्लॉक्सासिन, एथिनेमाइड, साइक्लोसेरिन और इथाम्बुटोल। यह सब दवाइयाँ जो है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जो आपके डॉट्स प्लस में चलता है, समझ गए? तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे RNTCP समाप्त होता है। RNTCP आया कब? सबसे पहले 1993 में जो है इसमें डॉट्स की अवधारणा आया और 1997 से इस चीज़ों को जो है स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो लोग पढ़ने वाले हैं पढ़िए, मैं ही कहूँगा पढ़िए, जैसे भी पढ़िए। और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आप जो लोग ध्यान देकर पढ़े होंगे उनको समझ में आया होगा, जो लोग नहीं ध्यान देकर पढ़े होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, समझ गए? तो